हम लोग पिछले क्लास में केमिस्ट्री में देखे कंपाउंड कैसे बनाया जाता है। उसमें हम लोग वैलेंसी को देखे और वैलेंसी के माध्यम से कंपाउंड को बनाने के लिए सीखे। अब कंपाउंड जब हो जाए ठीक तो हम लोग रिएक्शन बना सकते हैं। वैसे कुछ कंपाउंड को और फिर मैं देख देता हूँ, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का Ag हो गया, नाइट्रेट का NO3। डायरेक्ट अगर बनाए तो Ag का 1, NO3 का 1, दोनों खत्म हो गया। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। हम लोग अगर बनाना चाहें फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड में हम लोग देखते हैं फेरिक का Fe, क्लोराइड का Cl। Fe फेरिक का वैलेंसी 3 होता है, फेरस का वैलेंसी 2 और क्लोराइड का 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए यह हो गया FeCl3। इसी तरह से अगर हम लोग लिखना चाहें फेरस ब्रोमाइड, तो फेरस ब्रोमाइड को लिखने के लिए फेरस Fe ब्रोमाइड Br। फेरस का वैलेंसी होता है 2, Br का 1, इसलिए FeBr2 लिखेंगे। इस तरीके से यह फेरिक और फेरस। उसी तरह से क्यूप्रिक ब्रोमाइड लिखना चाहें अगर, तो क्यूप्रिक ब्रोमाइड लिखने के लिए Cu का वैलेंसी होगा 2, Br का 1, Cu का 2 यहाँ होगा, Br का 1, काम खत्म। क्यूप्रिक ब्रोमाइड। वहीं क्यूप्रस होगा तो CuBr हो जाएगा। इस तरह से जिसका वैलेंसी अधिक हो 2 होगा, उसको इस तरह से हम लोग अलग अलग वैलेंसी के रूप में लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन बनाते हैं। रिएक्शन बनाने के लिए वैलेंसी पूरा याद रहना चाहिए, ताकि कंपाउंड लिखने में बार बार वैलेंसी को लिखना नहीं पड़े, उसको डायरेक्ट हम लोग पुट करने के लिए सीख जाएं। अब रिएक्शन बहुत सिंपल रूप में लेते हैं अगर, तो जैसे Na+Cl2 यह बन जाएगा क्या हम लोग रिएक्शन बनाने में यह Cl2 वैलेंसी नहीं है, यह 2 अणु का निर्माण करने के लिए है। इसको आगे चलकर हम लोग देखेंगे। Cl नेचर में अकेले रहता नहीं है। Cl जब भी नेचर में रहता है तो 2 क्लोरीन एक साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और तब Cl2 रह पाता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अकेले नहीं रहते हैं, उसमें आता है Cl2, Br2, O2, I2, N2। यह सब जनरली जब भी अकेले लिखेंगे इसके साथ 2 लगाएंगे। उसी तरह से H2 यह 2 के रूप में ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि फिर 3 रहेगा। यह नहीं कि अकेले H3 रहेगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ H2 ही रहेगा। N2Cl2 Br2 O2 इस तरह से इस फॉर्म में रहेगा। यह अकेले बॉन्ड बनाने के कारण ऐसा होता है। जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग यहाँ सीधा देखें Cl2। अब जब रिएक्शन कराएंगे तो यह दोनों आपस में वैलेंसी के अनुसार ही रहेगा।
Na का वैलेंसी 1, Cl का वैलेंसी 1, बन गया NaCl। इसको देखकर हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि यह जो दोनों जुटा, यह दोनों आपस में देखकर करेंगे। फिर इसके बाद आगे पहले रिएक्शन बनाने सीख जाएं, तब फिर ये देखेंगे बाद में H2 का क्या होगा। उसके लिए हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, जो कि आगे देखेंगे। पहले रिएक्शन बनाने सीखेंगे। Ca प्लस Cl2, ये Ca का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए यहाँ आराम से C2 होगा, CaCl2। अगर हम लोग यहीं पर Al लें, Al प्लस Cl2, तो यह Al के अनुसार होगा AlCl3, न कि AlCl2 होगा। इस तरीके से हम लोग जो है रिएक्शन करते हैं। अगर हम लोग Zn के साथ O2 को ले लें, तो यह बन जाएगा ZnO, क्योंकि Zn का वैलेंसी 2 और O का भी 2, और जिंक ऑक्साइड को हम लोग ZnO लिखते हैं, इस तरह से ZnO लिखेंगे। फिर अगर हम लोग NaO के साथ रिएक्शन करा दें, तो यह हो जाएगा Na2O। यह Na2O, यह ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, Na का वैलेंसी 1, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे Na2O। अगर हम लोग Al के साथ O का रिएक्शन करा दें, तो हो जाएगा Al, O, Al का 3, O का 2, इस तरह से ये कंपाउंड हो जाएगा Al2O3। तो ये हम लोगों को यह बैलेंसी के अनुसार ठीक कर देना है। इधर यह O2 Cl2 जो भी रहेगा, यह बैलेंस के द्वारा ठीक होगा, जो कि बाद का मैटर है। इस तरह से कोई भी दो अलग अलग तत्व हो, यौगिक को आपस में मिलकर रिएक्शन कर बना देता है कंपाउंड को, जो कि हमेशा वैलेंसी के अनुसार होगा। तो ये हम लोग सिंगल दो अलग अलग एलिमेंट टाइप के को लेकर के उससे हम लोग कंपाउंड बनाए। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ के आते हैं, तो हम लोग देखते हैं एक साइड में एक एलिमेंट या रेडिकल लिए, दूसरे साइड में कंपाउंड ले लिए HCl। इस तरह का अगर रहे तो कैसे रिएक्शन करेंगे? कोई बच्चा जो है KHCl बना देता है, ऐसा नहीं होगा, दोनों जुटेगा नहीं। ये K एक्चुअली हम लोग याद करेंगे, ये पॉजिटिव रेडिकल के अंतर्गत आता है, और H भी पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। यह रेडिकल की पहचान रहनी चाहिए, अर्थात वैलेंसी उसका माइनस में है कि प्लस में। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन प्लस में, Cl माइनस में, और K प्लस में। K इस Cl को ऐसे करके कैच करेगा, पकड़ेगा, पकड़ने पर यह बना देगा KCl। फिर इसको वैलेंसी के अनुसार ख्याल रखेंगे, K का वैलेंसी, Cl का वैलेंसी 1 बच गया यहाँ H फ्री हो जाएगा। और जैसा कि हम बता चुके H अकेले नहीं रहेगा, इसलिए यह जैसे ही अलग होगा H2 बना देगा। इस तरह से ये एकदम सिंपल तरीके से इस रिएक्शन को हम लोग समझ सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा हो, बार बार वीडियो को देखिए, समझ में आने लगेगा। प्लस वाला रेडिकल माइनस वाले रेडिकल को कैच करके KCl बना देगा। रहा ये 2 या 1, ये आगे हम लोग बैलेंस करने सीखेंगे, उसमें उसको ठीक करेंगे।
अब मान लें CaHCl से रिएक्शन किया तो यह बना देगा Ca और ये CaHCl को लेके पकड़ा, ये प्लस ये माइनस, इस Cl को ग्रहण किया, ये Cl, लेकिन Ca का वैलेंस 2, इसलिए CaCl2 हुआ प्लस, उसी तरह से H बाहर आया तो H2 बन गया। अगर हम लोग ले लें प्लस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट से रिएक्शन करा, CaSO4 यहाँ पर Na प्लस, Ca प्लस, SO4 माइनस। बस बहुत ही अच्छे ढंग से समझ जाएं, ये Ca और SO4 दो रेडिकल है, यह Na इस SO4 को पकड़ेगा और ऐसा करने से क्या होगा कि SO4 का बैलेंस हो जाएगा 2, यह SO4 का 2, Na का 1 और Ca बाहर। अब Ca को Ca2 नहीं लिखेंगे, सभी एलिमेंट 2 के रूप में नहीं लिखा जाएगा, जो कुछ हम लिख कर दिए थे वही सब 2 के रूप में लिखा जाएगा। H2O2 Br2 I2 N2 और Cl2 और भी कुछ आएगा तो देखा जाएगा। ये Ca में 2 नहीं लगेगा, ये मेटल है इसलिए यह 2 के रूप में नहीं रहेगा। फिर आते हैं K का रिएक्शन अगर हम लोग कर दें Al2O3 से तो क्या हो जाएगा, K इस O को ग्रहण करेगा और बना देगा K2O, O का वैलेंस 2, K का 1 प्लस Al बाहर आ जाएगा। अब यह नहीं है कि Al2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, O3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, जो वैलेंसी के अनुसार आ रहा है वही करेंगे। इस तरीके से हम लोग कुछ भी वैल्यू रखेंगे, कुछ भी मान रखेंगे, इधर वाले को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन करके उत्पन्न होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट में सिंगल एलिमेंट वाला अगर 2 रहे तो सीधे जुड़ जाएगा, यह हमारा एक तरफ सिंगल रेडिकल, दूसरे तरफ कंपाउंड है, इस कंपाउंड से एक को ये खींच लेगा, दूसरा को आजाद कर देगा। इस तरह के रिएक्शन में एक चीज और है कि सीनियरिटी होता है, कोई अधिक ताकतवर होता है और कोई कम ताकतवर। कोई जो कम ताकतवर वाला होता है वह अधिक ताकतवर वाले से अधिक मोर रिएक्टिव एलिमेंट से कंपाउंड को नहीं खींच सकता है। जैसा कि हम लोग देखें, एक लोहा अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लेंगे, यह ब्लू रंग का होता है, इसको हम लोग ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। यह जो है Fe से जब रिएक्शन करता है तो Fe इस SO4 को खींच लेता है और FeSO4 बनाया प्लस कॉपर को फ्री कर देता है। यह हरे रंग का होता है, ग्रीन, इसको हरा कशिश कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। इस तरीके से ऐसा होने का मतलब कॉपर से लोहा अधिक रिएक्टिव है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी लोहा अधिक ताकतवर है तो इसे सल्फेट को खींच लिया। अगर ये कम ताकतवर रहता
तो ये सल्फेट को खींच नहीं पाता। इसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें, अगर Cu प्लस FeSO4 करें तो हम लोग कहेंगे ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है। क्यों? कि लोहा अधिक ताकतवर है। लोहा के पास जो जमीन जगह संपत्ति है वह कमजोर आदमी कॉपर उसको खींच कर नहीं ले सकता है, इसलिए यह रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन कॉपर के पास जो कमजोर है, लोहा ताकतवर है, इससे ये इसको खींच लेगा। साधारण बात है। इसी तरह से ज्यादा सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर कहलाता है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से आते जाएंगे। जिंक, हाइड्रोजन, ये कॉपर वगैरह सब नीचे चला जाएगा। तो इस चार्ट को हम दे देंगे एक तरफ से ठीक से लिखकर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम वगैरह भी है, हाइड्रोजन, कॉपर। इससे यह पता चला कि अगर कैल्शियम क्लोराइड से पोटेशियम रिएक्शन करेगा तो तरह से अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी ओर, कम रिएक्टिव एलिमेंट से दूसरे रेडिकल को अपनी ओर खींच सकता है। इसको जानने के लिए मैं एक रिएक्टिविटी का एक सीरीज दे देता हूँ। उसमें हम लोग नाम लेते हैं सबसे पहले पोटेशियम, फिर नाम लेते हैं हम लोग सोडियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर आते हैं कैल्शियम, फिर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, यह सब इस तरह से, फिर आयरन, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग ले सकते हैं हाइड्रोजन, इसके नीचे चलते हैं कॉपर, उसके नीचे मरकरी, उसके नीचे सिल्वर मीन्स Ag, फिर गोल्ड। ये इस तरीके से, वैसे और चलेंगे तो Pt, प्लेटिनम। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यह रिएक्टिव सीरीज है। ये मोटा मोटी उन्हीं एलिमेंट्स को लिखा गया है जिसका कि यूज हम लोग करते हैं बराबर। उसमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो गया पोटेशियम। ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम है। उसके बाद सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरम कहेंगे, हाइड्रोजन, ये बॉर्डर यहाँ है, कॉपर, Hg, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ऐसा कहें कि ये लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। लीस्ट रिएक्टिव है प्लेटिनम और गोल्ड को एकदम मिनिमम रिएक्टिव कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दे सबसे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कौन है तो पोटेशियम, सबसे कम रिएक्टिव कौन है तो प्लेटिनम अगर नहीं रहेगा तो गोल्ड। इस तरह से हम लोग ये रिएक्टिव सीरीज से जान सकते हैं।
इस प्रकार रिएक्टिव सीरीज से जान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसके कंपाउंड से रिएक्शन कर कंपाउंड बनाएगा। जैसे पोटेशियम अगर एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो यह पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और एल्युमिनियम बाहर, यह इससे ऊपर। लेकिन वहीं पर अगर एल्युमिनियम पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो यह एल्युमिनियम क्लोराइड और पोटेशियम यह नहीं बनेगा, क्योंकि यह पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इससे इसकी संपत्ति को छीनना ये पॉसिबल नहीं है। ये विशेष परिस्थिति में कभी कभी कुछ पदार्थों के साथ होता है, हीट, टेम्परेचर, प्रेशर आदि के कारण। तो नीचे वाला कम ताकतवर, नीचे से ऊपर जाते जाएंगे, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगी, अर्थात यह सबसे रिएक्टिव, यह क्रमशः दिया हुआ है। अगर एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा, Al रिएक्शन करेगा HCl से, तो रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि Al से H नीचे है और यह रिएक्शन करके AlCl3 बनाएगा और H2 बाहर। वहीं पर सिल्वर अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करना चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत उठाना पड़ेगा, कंडीशंस चेंज करने होंगे। इस तरीके से हम लोग इस सीनियरिटी टेबल को देख लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है सभी बच्चों के लिए, इसलिए इसको याद रखें और समझने का भी प्रयास करें। अगर कोई परेशानी हो तो फिर कमेंट करें।